हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे, एक हम नई सीरीज़ लेके आए हैं जिसका ये लेक्चर जो होगा आपका फर्स्ट लेक्चर होगा। इस सीरीज़ में क्या है, हम एवरीडे जो है 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये जो 10 क्वेश्चन होंगे ये आपके 40 क्वेश्चन के बराबर होंगे। वो कैसे, खुद आप सीरीज़ देख के आपको पता चल जाएगा कि इन 10 क्वेश्चन से आपके 40 क्वेश्चन आपको इन 10 क्वेश्चन के माध्यम से मिल जाएंगे। तो हमारा जो टारगेट है तैयारी जीत की और आपके एग्ज़ाम में 100% आपका स्कोर करना, उस तैयारी के हिसाब से हमने सीरीज़ चलाई है। एवरीडे सीरीज़ होगी और रोज़ इवनिंग में ये वीडियो आपकी डलेगी और 7 o'clock से 7 से 8 के बीच में रोज़ वीडियो डलेगी और ये वीडियो आपको देखनी है। और अभी तक अगर अपनी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाएँ। तो चलते हैं एक थॉट्स के साथ। थॉट्स क्या है आज का, कि नहीं खाई ठोकरें तो सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। तो अपनी तैयारी खाते रहिए और अगर आप हार भी जाते हैं तो आप तैयारी मत छोड़िए, क्या पता आपकी बेहतरीन तैयारी आपको अगली सीढ़ी पर या आपकी मंजिल पर पहुंचा दे। नेक्स्ट है, अब चलते हैं अपनी सीरीज़ पर। जैसे कि सीरीज़ पर हम चल रहे हैं तो सीरीज़ पर चलने से पहले या सीरीज़ पर चलने के बाद ही देख लेते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है। विच लेंस इज यूज फॉर निकट दृष्टि दोष। अब एक बात बताओ, इसमें अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, दोनों है। तो एक ट्रिक मैं बताता हूँ। अगर आपका कभी भी देखो, एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है आपका दूर दृष्टि दोष। एक लेंस होता है अवतल और एक होता है जी आपका उत्तल। कौन सा होता है जी, उत्तल। तो अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो आंसर आएगा जी आपका अवतल और दूर दृष्टि दोष है तो आंसर आएगा जी उत्तल। लेकिन अगर आप कभी एग्जाम में भूल जाओ तो आप इसके कैसे याद कर सकते हो। देखो, निकट में कितने वर्ड हैं, तो 3 वर्ड हैं। अवतल में कितने हैं, 4 हैं। दूर में कितने हैं, 2 हैं। और उत्तल में कितने हैं, 3 हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, 3 से 4 बना और 2 से आपका 3 बना। तो क्या याद रखना है कि अगर निकट आएगा, 3 वर्ड है तो 4 आएगा, मतलब आंसर क्या आएगा आपका, ये आएगा ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगर दूर आएगा तो उत्तल आएगा, इसमें कितने वर्ड हैं, 3 वर्ड हैं। तो 3 से आपको याद रखना है 4 बनेगा और 2 से क्या याद रखना है आपको, 3 बनेगा। इस माध्यम से भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है आपकी K2, जिसे गार्डविन आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो भी K2 है। K2 पड़ती है यहाँ पर। कहाँ पर पड़ती है आपकी K2, यहाँ पर पड़ती है। और K2 की अगर मैं बात करूँ तो 8611 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है और पाकिस्तान की भी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि देखो ये पड़ती है आपकी पीओके में। तो पाकिस्तान भी इसे अपनी भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत भी अपनी सबसे ऊंची चोटी मानता है और पाकिस्तान भी इसे अपनी सबसे ऊंची चोटी मानता है। तो इस पे भी विवाद इंटरनेशनल कोर्ट में है और ये विवादित क्षेत्र भी है। लेकिन हमसे पूछा है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर आएगा K2। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। अब देखो, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जी, नंदा देवी है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है जी आपकी कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है एक तो इंडिया में है और आपका सिक्किम में है, और नेपाल हिमालय का आपका हिस्सा है। इंडिया में है, सॉरी इंडिया के सिक्किम में है और आपका नेपाल, दोनों क्षेत्रों में कंचनजंगा है। और भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
वायु मापने की गति के यंत्र को क्या कहते हैं? देखो, जिससे वायु की गति मापी जाती है उसे क्या कहते हैं? ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, एनीमोमीटर या बैरोमीटर। देखो, अगर वायु की गति मापनी है तो उसे कहेंगे एनीमोमीटर। क्या कहेंगे? एनीमोमीटर। देखो, वायु की गति मापने के या मेजरमेंट जो होता है स्पीड का, वो वाइंड का, तो उसे क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर बोलते हैं। अब आप सुनो, देखोगे कि ओडोमीटर किसे कहते हैं? तो दूरी मापने के यंत्र को बोलते हैं ओडोमीटर। स्पीडोमीटर किसे बोलते हैं? तो वाहनों की गति मापने के यंत्र को बोलते हैं स्पीडोमीटर। और बैरोमीटर का आप सबको पता ही होगा कि वायु दाब मापने के यंत्र को क्या बोला जाता है? बैरोमीटर मापा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और मैंने सारे मीटर आपके एक साथ ले लिए हैं। अगर वायु आए तो एनीमोमीटर, ओडोमीटर क्या होता है? दूरी मापने की इकाई, स्पीडोमीटर वाहनों की गति मापने की इकाई, और बैरोमीटर क्या होता है? आपका वायु दाब मापने की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिश की बूंदें किस कारण आपकी गोल होती हैं? ठीक, वाई आर रेन ड्रॉप्स राउंड। तो अगर बारिश की जो बूंदें होती हैं किस कारण गोल होती हैं, तो इसका आंसर होता है आपका, क्या आंसर है इसका? जल का पृष्ठ तनाव। ये जल का पृष्ठीय तनाव। देखो, पृष्ठीय तनाव के कारण जल की बूंदें कैसी होती हैं? गोल होती हैं। अब देखो, 4 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, 5 चीज़ें आपको याद क्या रखनी है। पहली चीज़ रखनी है कि साबुन के घोल में बुलबुले, साबुन के घोल में बुलबुले साधारण जल से अधिक आते हैं। अगर साबुन के घोल में बुलबुले जो होते हैं वो साधारण जल से कैसे आते हैं? आपके अधिक आते हैं। ये भी किस कारण होता है? आपका पृष्ठीय तनाव का। दूसरी चीज़ याद रखनी है आपकी कि गर्म सूप ठंडे सूप से अधिक स्वादिष्ट लगता है। इसका कारण भी क्या है? आपका पृष्ठीय तनाव है कि गर्म सूप जो होता है वो ठंडे सूप से अधिक स्वादिष्ट लगता है। नंबर 3, पानी से बाहर निकलने पर जो शेविंग ब्रश होते हैं कि जो बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण भी क्या है? आपका पृष्ठीय तनाव है। पतली सुई पानी में तैरती है, इसका कारण भी क्या है? आपका पृष्ठीय तनाव ही है। और स्थिर जल में तेल डालने से मच्छर पानी में डूब जाते हैं, इसका कारण भी क्या है? आपका पृष्ठीय तनाव। देखो, क्या रखना है? 5 कारण याद रखने हैं पृष्ठीय तनाव के। पहला, बारिश की बूंदें किस कारण गोल होती हैं? पृष्ठीय तनाव के। पहला कारण है कि साबुन के बुलबुले साधारण जल में अधिक आते हैं, पृष्ठीय तनाव के कारण। गर्म सूप ठंडे सूप से अधिक स्वादिष्ट लगता है, पृष्ठीय तनाव के कारण। पानी के बाहर सेविंग जो निकल जाने पर ब्रश होते हैं वो सेविंग के ब्रश बाल जो होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, पृष्ठीय तनाव के कारण। पतली सुई पानी में क्या होती है? आपकी तैरती है, पृष्ठीय तनाव के कारण। और स्थिर जल में डालने पर मच्छर जो है, तेल डालते हैं हम स्थिर जल में तो मच्छर क्या होते हैं? आपके मर जाते हैं। ये भी कैसा है? आपका पृष्ठीय तनाव के कारण ही है। क्वेश्चन नंबर 5, सदिश एक भौतिक राशि है जिसमें क्या होता है? अब देखो, सदिश राशि वो होती है, वह राशि जिसमें परिमाण होता है और दिशा होती है। तो जिसमें अगर परिमाण हो और दिशा दोनों हो वो होती है आपकी सदिश राशि। और जिसमें केवल क्या हो? आपका परिमाण हो, उसमें क्या, जिसमें केवल आपका परिमाण हो वो राशि होती है आपकी अदिश राशि। देखो, सदिश राशि जिसे बोलते हैं वेक्टर, तो सदिश राशि वे होती हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। अदिश राशि वे होती हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, तो उसे बोलते हैं स्केलर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको स्केलर बोलते हैं। ठीक, अब देखो कौन कौन सी राशि वेक्टर होती है जिसमें परिमाण होता है। तो देखो, अगर मैं बात करूं वेग की, तो वेग कैसा होता है? वेग आपकी कैसी है? तो ये है आपकी सदिश राशि। बल भी आपकी सदिश राशि है, त्वरण भी आपकी सदिश राशि है, संवेग भी आपकी सदिश राशि है। ठीक, और आपकी याद रखना है आपको विस्थापन, ये भी कैसी है? आपकी सदिश राशि है। तो ये सब कैसी हैं? आपकी सदिश राशि हैं। अगर मैं बात करूं अदिश राशियों की, तो अदिश राशियों में रखना है स्केलर में द्रव्यमान अदिश राशि है, चाल आपकी अदिश राशि है, आयतन आपकी अदिश राशि है, और तापमान अदिश राशि है, शक्ति आपकी अदिश राशि है, दाब आपकी अदिश राशि है, और समय आपकी अदिश राशि है। तापमान, चाल, आयतन, शक्ति, दाब और समय, ये सब कैसी राशि हैं? आपकी अदिश राशि हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को किस रूप में जाना जाता है? तो देखो, न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उसे किस रूप में जाना जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो उसे बोलते हैं जड़त्व का सिद्धांत।
क्या बोलते हैं, जड़त्व का आपका सिद्धांत। ठीक, अब देखो न्यूटन ने क्या कहा था आपके पहले नियम में। इसने कहा यदि कोई वस्तु बिना किसी बाह्य बल के अपनी वर्तमान अवस्था को परिवर्तित नहीं करती है, अगर वस्तु देखो मतलब अगर वस्तु सपोज मानो एक गाड़ी है, अगर आप वस्तु जो है सपोज मानो कोई वस्तु बिना किसी बाह्य बल के अपनी वर्तमान स्थिति में परिवर्तित नहीं हो सकती, मतलब जैसे सपोज मानो अगर बस कोई वस्तु गति में है और गति में और स्थिर है, तो स्थिर अगर गति में है तो गति में ही रहेगी और स्थिर है तो स्थिर में ही रहेगी, जब तक उस पर क्या नहीं लगेगा, आपका कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। जैसे सपोज मानो अचानक गाड़ी चलने पर धक्का सा लगता है और चलती गाड़ी से अचानक उतरने पर झटका लगता है, पेड़ों को हिलाने से फल टूट कर गिर जाते हैं, तो इन सब में क्या लगा है आपका, इन सब में लगा है आपका बाह्य बल, और यही है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं और न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है, जड़त्व का सिद्धांत कहलाता है। और इसने ये बात कही है कि कोई भी बिना बाह्य बल के कोई भी वस्तु की गति को क्या नहीं किया जा सकता है, आपका परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि आर्द्रता माप करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखो आर्द्रता मीन्स होता है ह्यूमिडिटी, क्या होता है जी, ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। किससे, ये थोड़ा गैर है, हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से। ह्यूमिडिटी को किस उपकरण से मापते हैं, हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ठीक, और पेडोमीटर से मापते हैं कदमों की दूरी मापने के लिए, इसका क्या आता है आपका पेडोमीटर, क्या यूज़ करता है, कदमों की दूरी मापने के लिए, तो इसका यूज़ करते हैं आपकी पेडोमीटर की। ठीक, पायरोमीटर क्या होता है, पायरोमीटर होता है उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ आपका किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है जी आपका, क्वेश्चन नंबर है कि समुद्र तल से कितने किलोमीटर ऊंचाई पर एक उपग्रह स्थित है। तो इसका आंसर देखो डायरेक्ट है 35,786। 35,786 मतलब जियो सैटेलाइट जो है वो समुद्र तल से 35,786 किलोमीटर पर आपके स्थित है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया। क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मिलीमीटर्स आर इन 1 मीटर, मतलब 1 मीटर में कितने मिलीमीटर है। तो इसका आंसर क्या आएगा जी आपका 1000। क्या आएगा जी आपका इसका आंसर 1000 आएगा कि आपके 1 मीटर में कितने मीटर हैं जी आपके 1000 आपके मिलीमीटर होते हैं, मतलब 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ी सी इसको, उस वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिक्लेयर दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। देखो इसकी भी कई हिस्ट्री हैं, लेकिन सबसे पहले उस व्याख्याता का नाम बताना है कि जिस व्यक्ति ने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की बात करी थी, तो ये बात कही थी, इसने कहा था कि देखो सूर्य जो है वो सेंटर में है और पृथ्वी जो है वो सूर्य का क्या लगा रही है, आपका चक्कर लगा रही है। सूर्य का आपका क्या लगा रही है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ये बात सबसे पहले कही थी कोपरनिकस ने। अच्छा आप सबको पता होगा या नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले एक व्यक्ति थे, भारत के साइंटिस्ट थे वाहर मिहिर। सबसे पहले इन्होंने ये बात कह दी थी कि देखो सेंटर में क्या है, आपका पृथ्वी है, और सेंटर में आपके सूर्य है और सभी ग्रह जो हैं वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। लेकिन इस बात को पब्लिश नहीं हो पाया था और जो क्रेडिट इनको मिलना था वो क्रेडिट किसको मिला, कोपरनिकस को। लेकिन अभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कोपरनिकस ही आप लगाओगे। न्यूटन ने क्या दिया है, गति के नियम दिए हैं, बल की गति के नियम दिए हैं। ठीक, और टोल्मी ने क्या बताया था, तो टोल्मी ने दी थी आपकी भूकेंद्रीय संकल्पना, या टोल्मी से एक चीज़ होती है कि भारत के नक्शे को विश्व के मानचित्र पर दर्शाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, आपका टोल्मी था। ठीक, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं अब जा। तो आपको वीडियो कैसी लगी, क्या हमें और सीरीज इस तरह की बनानी चाहिए जिसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो 10 क्वेश्चन किसके बराबर होंगे, 40 से 50 क्वेश्चन के बराबर आपके होंगे। ठीक, तो अगर अच्छी लगती है तो कमेंट में करना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।